हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ। गर्ल्स वर्दी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 120 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब उसका अगला भाग है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है 121 का। वाल्टर हाउ इज़ द। वाल्टर हाउ जो है इज़ द वो है। वाल्टर हाउ कौन है ना, किसका? जेम्स हाउ का। तो वाल्टर हाउ जेम्स हाउ के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर वाल्टर हाउ जो है सन है और जेम्स हाउ जो है फादर है। तो यहाँ पर हो जाएगा सन। वाल्टर हाउ इज़ द सन ऑफ जेम्स हाउ। अगला है 121 पे। हु कन्फर्म्स जेम्स हाउ। हु कन्फर्म्स जेम्स हाउ दैट दिस वाज विलियम फाल्डर द यंग मैन हु कैश्ड द चेक। कि जेम्स हाउ से किसने कंफर्म करके बताया, क्या बताया कि ये जो विलियम फाल्डर जो लड़का है, यंग मैन है, उसने ही कैश किया है इस चेक को। कौन सा चेक था? जो 9 पाउंड से 90 पाउंड का बना दिया था, फोर्ज्ड चेक था। तो इसके बारे में कंफर्मेशन किसने दी थी? ये कैशियर जो है, बैंक कैशियर है, उसका नाम क्या है? मिस्टर कावले। कौन है? बैंक कैशियर मिस्टर कावले। अगर नाम पूछे तो मिस्टर कावले, वैसे बैंक कैशियर तो है। चलिए 123 पे देखते हैं। व्हेन फाल्डर कन्फेसेस हिज ऑफेंस। जब फाल्डर कन्फेस कर लेता है अपना अपराध, तो व्हाट रीज़न ही गिव्स, मतलब डज ही गिव, तो कौन सा रीज़न वो देता है? तो वो कौन सा रीज़न देता है कि क्यों ये चोरी की है, क्यों फोर्जरी की है? तो उसके लिए रीज़न अपना देता है, डी ऑप्शन में सही होगा। ही रिप्लाइज दैट, वो रिप्लाई करता है कि ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी। वो कहता है कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो ये बात कहता है, किसी को दोषारोपित नहीं करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। व्हाट चेंजेस वर मेड इन द चेक द एंड काउंटरफॉइल्ड बाय फाल्डर। तो व्हाट चेंजेस, कौन से परिवर्तन किए गए थे ना इन द चेक में, एंड काउंटरफॉइल बाय फाल्डर, जो कि फाल्डर ने उसको धोखे से बदला था। उसमें क्या मतलब चेंजेस कर दिए थे? तो यहाँ पर उसने चेंज क्या किया था? ये नॉट मिस नथिंग होता है, तो ही एडेड अ नॉट, नॉट मिस जीरो, टू 9। 9 में जब जीरो को ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। एंड 9 जो लिखा जाएगा लेटर्स में, तो उसको क्या किया? 9 में टी वाई लगा दिया तो 90 बन गया, और यहाँ जीरो लगाने से भी 90 बन गया। तो 9 में टी वाई लगा दिया और 9 में जीरो लगा दिया, तो ये इस प्रकार से 9 का 90 बना दिया। तो यही ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि व्हाट प्रॉमिस विलियम फाल्डर मेक्स टू जेम्स हाउ व्हेन ही फाउंड गिल्टी। तो व्हाट प्रॉमिस विलियम फाल्डर मेक्स, कौन सा वादा करता है विलियम फाल्डर टू जेम्स हाउ से, व्हेन ही वॉज फाउंड गिल्टी, जब उसे गिल्टी पाया गया तो उसने कौन सा प्रॉमिस किया था? तो वो क्या कहता है? कहता आई विल पे द मनी बैक, कहता है मैं पैसा वापस भुगतान कर दूंगा। आई विल, आई प्रॉमिस, यही इसके शब्द हैं। क्या कहता है? आई विल पे द मनी बैक, आई विल, आई प्रॉमिस, यही इसके शब्द हैं। कहता है मैं पैसा वापस कर दूंगा और मैं कर दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। 126 को देखते हैं। लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये सेंटेंस किसने कहा है? हु स्पीक्स दिस लाइन इन द जस्टिस। जस्टिस में ये लाइन कौन बोलता है? कौन सी लाइन? लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, कि जीवन बहुत लंबा लालच है, मतलब जीवन लालच से भरा हुआ है। ये कहता है जेम्स हाउ। कौन कहता है? जेम्स हाउ, जो कि लड़का है। सॉरी, वाल्टर हाउ लड़का है, जेम्स हाउ पिता है। ये पिता बोलता है। अगला है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। ये कोटेशन आप वैसे ही बताएं किस में का है। तो अगर बात की जाए, ये विलियम शेक्सपियर ने एक मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा लिखा था जो कि कॉमेडी है। उसमें द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड एक सॉन्ग आया है, जो कि जो पोर्सिया है उसने इसको गाया था, बोला था, स्पीच दी थी। तो ये लाइन तो उसमें की ली गई है
द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, ये कहाँ की लाइन है? एक तो मिलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और जस्टिस में भी यही लाइन मिलती है। तो लेकिन ये लाइन को इसमें कौन बोलता है, जस्टिस में कौन बोलता है? अगर पूछें कि जस्टिस में अगर इसको कौन पूछता है, तो बोलता है इसमें वाल्टर हाउ, है ना। और अगर पूछा जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है, तो पोर्सिया। तो दोनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया बोलती है, जस्टिस में वाल्टर हाउ बोलता है। अगला है 128 में, द डिटेक्टिव सर्जेंट हु कम्स टू अरेस्ट विलियम फाल्डर, हिज नेम इज। जो डिटेक्टिव सर्जेंट है ना, जो विलियम फाल्डर को अरेस्ट करने के लिए आता है, उसका नाम क्या है? वो विस्टर है। कौन है? विस्टर विलियम फाल्डर को अरेस्ट करने के लिए आता है। नेक्स्ट है 129 पे, हु इज़ द मैरिड वोमैन, वो शादीशुदा स्त्री कौन है? विलियम फाल्डर हैड एन अफेयर विद, जिसके साथ विलियम फाल्डर का अफेयर था। तो रूथ हनीविल थी, वही रोती हुई आई थी शुरू में कि बहुत प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए चोरी भी करता है पैसे की। जो 9 से 90 पाउंड बनाता है, वो उसी के कारण ही बनाता है, रूथ हनीविल के कारण। 130 पे देखते हैं, इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द क्राउन इज। कोर्ट में काउंसिल जो है फॉर द क्राउन, क्राउन मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट मान लीजिए या राजा मान लीजिए, जो भी कहेंगे इसको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट काउंसिल कौन है? तो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है वो कौन है? तो हैरोल्ड क्लीवर है, ठीक है ना। कौन है? हैरोल्ड क्लीवर। 131 पे है, इन द कोर्ट में द काउंसिल फॉर द डिफेंस इज। अब डिफेंस की तरफ से कौन है, मतलब फाल्डर की तरफ से कौन है? गवर्नमेंट की तरफ से तो हैरोल्ड क्लीवर हो गया। फाल्डर की तरफ से कौन है? तो फाल्डर की तरफ से है हेक्टर फ्रोम। हेक्टर फ्रोम, देखिए फाल्डर एफ से बनता है, तो इसीलिए फाल्डर से फ्रोम हो गया, और गवर्नमेंट काउंसिल जो है ये हैरोल्ड क्लीवर हो जाएगा। अगला है 132 पे, हु लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, जो दयनीय अवस्था का जीवन कौन जीता है? दयनीय जीवन कौन जीता है? विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। अ ड्रंकर्ड, जो उसका हस्बैंड ड्रंकर्ड है। हु हैबिचुअली इल ट्रीट्स हर, जो आदतन उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। मीन्स यहाँ पर ऐसी कौन सी लेडी है जिसके साथ बुरा व्यवहार उसका हस्बैंड करता है? उस लेडी का नाम बताइए। तो वही है रूथ हनीविल है। कौन है? रूथ हनीविल, जिसके कारण विलियम फाल्डर 9 पाउंड को 90 पाउंड का चेक बनाता है। 133 पे है, व्हाट वाज एक्चुअल रीज़न गिवन इन द कोर्ट। वास्तविक कारण कौन सा था जो कोर्ट में दिया गया था, मतलब वास्तविक कारण कौन सा बताया गया था कोर्ट में बाय फाल्डर के द्वारा। दैट कंपेल्ड हिम, जिसने उसको मजबूर कर दिया था, टू आल्टर द चेक को बदलने के लिए। तो ऐसा कारण कौन सा इसने बताया फाल्डर ने कि जिसके कारण उसे चेक बदलना पड़ा? तो ये कारण उसका ये रहा है उसके अनुसार कि फाल्डर वांटेड टू मैरी रूथ, फाल्डर शादी करना चाहता था रूथ से, एंड सेटल इन अनदर कंट्री, और किसी दूसरे देश में सेटल हो जाना चाहता था, और उसको उसके हस्बैंड की क्रूएल्टी से बचाना चाहता था। सो दे रिक्वायर्ड मनी, मतलब ही या दे कह दो, दे के साथ में हो जाएगा रूथ हनीविल और फाल्डर, अगर ही मानेगा तो फाल्डर। रिक्वायर्ड मनी, इसीलिए इसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई थी। नेक्स्ट है 134 पे, हु सेज इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। किसने कहा था ये मामला जो मौत और जीवन का मामला है? मीन्स किसने कह दिया था ये मेरे ज़िंदगी और मौत का सवाल है? ये रूथ हनीविल ने ही कहा था, तभी तो इसको मिलवाया गया था। 135 पे है, इन विच कंट्री फाल्डर एंड रूथ इंटेंडेड टू गो। किस देश में फाल्डर और रूथ जाना चाहते थे, इरादा करते, इंटेंड मीन्स इरादा करना। तो रूथ और फाल्डर किस देश में जाने का इरादा कर रहे थे, एंड गेट मैरिड, और वहाँ पर शादी कर लेना चाहते थे। तो ये कौन सी जगह है? ये साउथ अमेरिका है। कौन सा है? साउथ अमेरिका, जहाँ वो जाना चाहते थे। नेक्स्ट है 136 पे, हु डिफेंड्स द फोर्जरी एक्ट ऑफ फाल्डर, सेइंग
कौन डिफेंड करता है, कौन रक्षा करता है फोर्जरी एक्ट की या फाल्डर के, सेइंग ये कहते हुए, मतलब फाल्डर का पक्षधर कौन है। इट वॉज ऑल द वर्क ऑफ मोमेंट, कहता है ये सारा काम एक क्षण का है। द रेस्ट हैज़ फॉलोड, बाकी तो सब अपने आप होता गया। एज डेथ फॉलोज स्टेप टू द हार्ट, जिस प्रकार से किसी के छुरा भोंका जाए हार्ट में तो मौत आती है पक्का, उसी तरीके से एक काम इसने गलती की और उसके बाद में बाकी सारे कार्य होते गए। तो ये फाल्डर के पक्ष में कौन बोला है, तो यहाँ पर कौन बोला है, मिस्टर हेक्टर फ्रोम, क्योंकि फ्रोम ही विलियम फाल्डर की तरफ से वकील है और वही इसके फेवर में बोलेगा। और फाल्डर के बारे में केवल पक्ष में दो ही लोग बोलने वाले हैं, एक तो ये फ्रोम हो गया और एक दूसरा कौन है, वाल्टर हाउ, जो कि लड़का है। द पनिशमेंट अनाउंस्ड बाय द ज्यूरी फॉर फाल्डर इज, फाल्डर के लिए ज्यूरी के द्वारा पनिशमेंट जो अनाउंस किया गया था वो है, वो कैसा है, वो है कि पेनल सर्विट्यूड फॉर 3 years इंक्लूडिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो वहाँ पर पेनल सर्विट्यूड वहाँ पर रहेगा, 3 साल तक वहाँ काम भी करेगा और साथ में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है उसका, मीन्स एकांत में उसको कैद करके रखा जाएगा जिसमें किसी को मिलने ना दिया जाता हो। तो इस प्रकार से बहुत ही यातना भरा इसको पनिशमेंट मिला है। 138 पे देख लेते हैं। हु वाज द जस्टिस फॉर द केस ऑफ फाल्डर, फाल्डर के केस के लिए जस्टिस कौन था। इन द कोर्ट, कोर्ट में जस्टिस कौन था, तो मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड है ना, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड था। वो कौन था, न्यायाधीश जिसे कहेंगे, ठीक है। जेम्स हाउ तो वो पिता ही है जिसने इसके ऊपर दोष लगाया है, वाल्टर हाउ का पिता। और हैरोल्ड क्लीवर जो है वो गवर्नमेंट काउंसिल है। हेक्टर फ्रोम जो है विलियम फाल्डर की तरफ से काउंसिल है ना। तो ये तो हो गए, तो जस्टिस कौन है, फ्लॉयड है। 139 पे है, हु वाज द चैपलिन इन द प्रिजन, प्रिजन में चैपलिन कौन था, तो कौन था चैपलिन, वो था ह्यू मिलर। याद रखिए चैपलिन कौन था, ह्यू मिलर। बहुत अलग है थोड़ा सा, मतलब ये जल्दी ऑप्शंस में नहीं मिलता जल्दी, तो ये है ह्यू मिलर। चैपलिन कौन है फाल्डर की प्रिजन का, ह्यू मिलर। अगला है, जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, जॉन गाल्सवर्दी के नावल जो हैं मुख्य रूप से सुसज्जित होते हैं, भरे होते हैं, विद द इफेक्ट प्रभाव से, एंड कन्फ्लिक्ट संघर्ष से, ऑफ किसका संघर्ष इसमें देखने को मिलता है, तो क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, तो सोसाइटी मतलब वर्ग के जो वर्ग बने होते हैं ना, क्लास ट्रेडिशन हमारी परंपराएं होती हैं, वो सोसाइटी के ऊपर इसका क्या प्रभाव है वही दिखाया जाता है। ज़्यादातर ज़्यादातर गाल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं उसमें हमें सोसाइटी ही विलन का रूप में काम करती है, विलन के रूप में काम करती है सोसाइटी। अगला है 141 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है गाल्सवर्दी के द्वारा, ठीक है। सिल्वर बॉक्स तो लिखा ही है गाल्सवर्दी ने, वो प्ले भी है 1906 में आया था, है ना। जॉय उसके बाद में आया प्ले। वीवर्स, ये डॉल्स हाउस जो है, डॉल्स हाउस तो हेनरिक इब्सन ने लिखा है, अच्छी तरह आप जानते ही होंगे कि डॉल्स हाउस किसने लिखा है, हेनरिक इब्सन ने, जो गाल्सवर्दी का नहीं है। 142 में, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ए या एन, तो लिटिल मैन जो है गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया जो है वो क्या है, वो है एक 1 एक्ट प्ले। कौन सा है, 1 एक्ट प्ले, लिटिल मैन जो है 1 एक्ट प्ले है। अगला है, आई हैव ओनली अ सर्टेन नॉलेज, आई हैव ओनली अ सर्टेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल नेचर्स, कहा मेरे पास केवल निश्चित ज्ञान है काहे का, मानव और एनिमल जानवरों के नेचर्स का, एंड अ कॉमन सेंस उसका है, विच टेल्स मी जो मुझे बताता है, दैट वाइल्ड एनिमल्स आर मोर हैप्पी इन फ्रीडम, कि जंगली जानवर जो होते हैं ज़्यादा खुश होते हैं फ्रीडम में, आज़ादी में, देन इन कैप्टिविटी, जो कैप्टिविटी की अपेक्षा, मतलब जब पकड़े जाने की अपेक्षा, कैद की अपेक्षा स्वतंत्र भाव में जानवर ज़्यादा खुश रहते हैं। और ऐसे ही मनुष्य हैं,
डोमेस्टिक एनिमल्स मोर हैप्पी, और डोमेस्टिक एनिमल ज़्यादा खुश होते हैं एज कंपेनियंस, संगत साथियों के रूप में, देन एज क्लोन्स, जोकर की अपेक्षा। तो ये सब किसने कहा है, ये लाइनें किसने बोली हैं? तो ये सब गाल्सवर्दी की तो हैं। और थोड़ा इसको पढ़ लीजिए कोटेशन कि ये क्यों कहाँ पर है। द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये इसने एक पार्ट लिखा था, स्पीच थी दी ही, उसी में ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की स्पीच है, उसमें इसको बोला है सेंटेंस को। ये डिलीवर कहाँ की गई थी स्पीच? कैंसिंगटन में टाउन में, कैंसिंगटन टाउन हॉल में। और कब की गई थी ये डिलीवर? 15 दिसंबर 1913 में। तो इसको याद रखिए, ये जानवरों के फेवर में और एनिमल्स के बारे में बोला है, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में बोला है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगला है वी ह्यूमन बींग्स आर हैव द राइट। अच्छा, वी ह्यूमन बींग्स हैव द राइट फॉर आवर प्लेजर, हम जो मनुष्य लोग हैं हमें अधिकार है हमारी खुशी के लिए, कन्वीनियंस अपनी सुविधाओं के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए, एंड डिसरिगार्ड के लिए इन द मैटर ऑफ डम क्रीचर्स, मतलब गूंगे बहरे जानवरों की अपेक्षा। दोज प्रिंसिपल्स विच अवर रिलीजन, morality and education have fixed as the guiding stars of our conduct towards human beings। तो ये किसने बोला है? ये भी सब गाल्सवर्दी ने ही बोला है। चलिए अगर ये पढ़ लेते हैं। वेदर आर नो एनिमल्स हैव वाट आर कॉल्ड राइट्स, मतलब चाहो जानवर जो हैं जिनको मिलते हों या ना मिलते हों, क्या जिसको कहा जाता है राइट्स, अधिकार। इज़ एन एकेडमिक क्वेश्चन, ये एक एकेडमिक क्वेश्चन है। ऑफ नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वाट एवर इन द कंसिडरेशन ऑफ दिस मैटर, इसका मामला कुछ भी हो, विचार कोई भी हो, बट लिस्ट देयर बी एनी वन हु विशेज टू टेक अप दिस पॉइंट ऑफ abstruse philosophy, I will admit at once that animals have no more rights than have babies under the age when they may be said to have duties, on which rights, as we are told, depend, that animals have no more rights than imbeciles और those who are deaf, dumb and blind। आप समझ गए होंगे ये डीफ डम ब्लाइंड एनिमल्स के बारे में बात है। तो ये वही है, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसी में स्पीच में बताया गया है, बोला गया है। ये बोला कौन है? अब जानते हैं, गाल्सवर्दी ही बोले हैं इसको। एक और ये पढ़ते हैं। इफ़ इट वर ट्रू दैट द प्रेजेंट मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स फॉर फूड in this country were necessary, if all the suffering they involve was inevitable, I should be the first to say, let us shut our eyes for unnecessary suffering, even to ourselves is anathema। It is just because this particular suffering is avoidable and easily avoidable that I feel we must face the matter if we want to call ourselves decent people। तो यहाँ पर देखिए, अपने आप को हम लोग कहते हैं डिसेंट पीपल, हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग अगर जानवरों की मदद नहीं कर सकते, उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, है ना। तो देखिए, एनिमल्स लैटरिंग की बात याद रखिए। तो ये किसने कहा है? गाल्सवर्दी ने ही कहा है, 1913 में ये स्पीच दी थी, है ना। नेक्स्ट है 147 पे। इफ़ अ डंकी इज़ बीटन, अगर डंकी को पीटा जाए तो आ डॉग स्टोन, पत्थर मारा जाए कुत्ते के, और अ कैट किल्ड, या बिल्ली को मारा जाए विद अ राइडिंग व्हिप से, द चांसेस आर दैट द प्रोसिक्यूशन विल एंश्योर और अ क्वेश्चन बी आस्क्ड। तो क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा पार्लियामेंट में, फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड द लॉ ले इट डाउन that the infliction of unnecessary suffering on animal is cruel, an offense punishable by fine और imprisonment। ये कहा था, जानवरों को अगर मारा जाए तो उसके लिए सज़ा बनती है, चाहे जुर्माना हो या imprisonment हो,
ये भी कहा है गाल्सवर्दी ने। लेकिन ये कहाँ कहा है, ये इसने स्पीच दी थी ना, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, आर्टिकल है इसका लिखा हुआ, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, ये भी 1913 में ही आया है। तो ये भी उसी की स्पीच है। तो एनिमल्स के बारे में ज़्यादातर बात है, स्लॉटर की बात, स्लॉटर हाउसेस के बारे में, ये सब गाल्सवर्दी ने ही कहा है। कब कहा है? 1913 में। अगला है आई अटैक नो वन, इसको सीधा पढ़ लेते हैं, खाली सिंपल। आई अटैक नो वन इन दिस मैटर। आई अटैक नो वन इन दिस मैटर। आई ब्लेम नो वन, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू, ना ही मैं इस पोजीशन में हूँ किसी के ऊपर दोष लगाने के। फॉर द चार्ज ऑफ कैलसनेस फॉल्स हैविली ऑन माई ओन शोल्डर, क्योंकि जो हमारी नीरसता का जो भावना आती है ना, वो हमारे कंधों पर भी आ रही है। हु हैव ईटन मीट ऑल दीज ईयर्स, जिसने खुद मीट खाया हो, विदाउट एवर ट्रबलिंग एज टू वाट वेंट बिफोर इट, मीन्स पहले क्या हुआ क्या ना हुआ उसके सोचे बिना जिसने खुद मीट खाया हो, वो अब एनिमल स्लॉटर के बारे में अवहेलना कैसे कर सकता है, ये इसका कहने का मीन्स है। तो पहली बात तो इतना पढ़ के देख चुके होंगे, बाकी आप खुद पढ़ लीजिए, पास करके पढ़ लेना आप लोग। और ये कहा किसने? ये गाल्सवर्दी ने ही कहा है। किसमें कहा? वो आर्टिकल आप जानते हैं, एनिमल स्लॉटर फॉर फूड, उसमें कहा है गाल्सवर्दी ने। अगला है लॉ ग्रीन्स द पुअर, द रिच मैन रूल द लॉ, मीन्स जो कानून है ना, गरीबों को बिल्कुल पीस देता है और अमीर लोग जो हैं कानून के ऊपर शासन करते हैं। ये भी गाल्सवर्दी ने बोला है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन है। अब अगला है जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ सैटरिस्ट एंड एट बेस्ट, गाल्सवर्दी जो है वो एक सटायर है, और सबसे अच्छा क्या है, वो सबसे बढ़िया आयरनिस्ट है। आयरनिस्ट मीन्स आयरनी का यूज़ करने वाला। आयरनी क्या होती है? जिसमें जो वाट एवर इज सेड इज जस्ट अपोजिट वाट इज़ मीन्ड, जो मतलब कहा जाता है उसका ठीक उल्टा होता है जो उसका अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये आयरनी इसमें बहुत प्रयोग की है गाल्सवर्दी ने। जैसे जस्टिस प्ले है, जस्टिस प्ले का नाम तो जस्टिस पड़ा है, लेकिन आयरनिकल प्ले है क्योंकि उसमें जस्टिस वाली कोई बात ही नहीं होती। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, 150 तक कर दिया कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।